फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स, तो हम चैलेंज डे नंबर आज कंप्लीट करें 25, जो कि 50 डेज़ का है फॉर यूपी पीसीएस प्री 2025। ओके, तो जैसे हमने 1 वीक से टारगेट किया है, 1 बाय 1 सब्जेक्ट लेंगे। तो ये वीक हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का आई मीन। तो अब क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम रिवीजन अच्छे से कर पाए ना। और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रीलिम्स के लिए, है ना। प्रीलिम्स के पर्पज़ से ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ये नोट भी करते जाएंगे। फर्स्ट, आंग्ल अफगान युद्ध वॉर जो है 1839-42 गवर्नर जनरल थे, ऑकलैंड के टाइम में ये हुआ था। सेकेंड, आंग्ल अफगान जो है 1878-80 जो है वो लॉर्ड लिटन के टाइम में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा वॉर या बैटल जो है किस गवर्नर जनरल या वायसराय के टाइम में हुआ था, है ना। फिर है जो हमारा दास प्रथा उन्मूलन है, वो लॉर्ड एलन बरो के टाइम में हुआ था। ये मुझे भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई मीन हम रिवीजन कर रहे हैं इसका, है ना। फर्स्ट जनगणना जो है वो फर्स्ट सेंसस जो है इरेगुलर तरीके से हुआ था, यहाँ से कंफर्म चीज़ें नहीं हुई थी, वो लॉर्ड मेयो के टाइम से स्टार्ट हुआ। बट जो रेगुलर सेंसस हुआ, जनगणना हुई, वो लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। ये काफ़ी टाइम आप क्वेश्चंस देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी भी कि कब आया था। जिस गवर्नर जनरल की हत्या उसी के कार्यकाल में हुई, लॉर्ड मेयो। मतलब ये एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी जो डेथ है उसी के टाइम पीरियड में हुई थी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका। इसके बाद जो है 1878 का टाइम जो था वो लॉर्ड रिपन का था, और इसने क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को फॉलो करवा दिया पूरे इंडिया में। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, प्रेस मतलब समझ ही रहे हैं, जो भी समाचार पत्र हमारे पब्लिकेशंस चल रही थी उसको उसने बंद कराने का काम किया। अच्छा, ये बंद कराने का काम क्यों किया, क्योंकि ये लोग इंडियंस का आर्थिक शोषण कर रहे थे, है ना। डलहौजी जो है वो रेलवे का कर चुका था 1853 में, रेलवे को स्टेबल कर चुका था इंडिया में, है ना। अब ये कहीं ना कहीं रेलवे इस्टेब्लिश करने के बाद इनका जो ये टारगेट था कि शोषण करना लोगों का, एक्सप्लॉइटेशन करना, एक्सप्लॉइट करना लोगों को, तो अब वो आवाज़ उठाएंगे। यही छोटे छोटे जो रिवॉल्ट हों उनको दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि न्यूज़पेपर में वो अपडेट हो जाता था, तो उससे इन्हें ये डर था कि लोग इससे और ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, वो भी डिमांड करने लगेंगे अपने राइट्स की। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के थ्रू उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करी इंडिया में, है ना। एल्बर्ट बिल 2 फेब 1883 में जाति भेदभाव अगेंस्ट, क्योंकि छुआछूत, ये इंडियंस वाला डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जो जातीय भेदभाव छुआछूत था, ये था इंडियंस वर्सेस ब्रिटिश। मतलब ब्रिटिशर्स अपने को सुप्रीम मानते थे, उनको ये था कि हम वाइट पर्सन्स हैं और हम जो है वर्ल्ड पे रूल करने के लिए ही हमारा बर्थ हुआ है, और जितने भी ब्लैक पर्सन्स हैं वो जो है वो स्लेव रहेंगे, वो हमेशा नौकर वाला काम करेंगे, ठीक है। लेकिन इल्बर्ट बिल ने क्या, 2 फेब 1883 में इसके अगेंस्ट पे रूल बना दिया। इससे जो ब्रिटिशर्स थे ना उनको बहुत ज़्यादा हिट किया ये चीज़ निगेटिव वे में, कि ये कहीं ना कहीं हमारी सुपीरियरिटी को जो है ना वो कम कर रहा है, ठीक है। फिर रिपन 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाया इन्होंने। इनको बोलते हैं कि इन्होंने ना स्थानीय स्वशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शासन, मतलब लोकल एरिया पे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे वे में काम करने की कोशिश करी थी। इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री लाया था 1881 में, ताकि जो 7 ईयर से बिलो एज के बच्चे हैं वो काम ना करें, और जो वर्कर्स वर्क भी कर रहे हैं वो 9 आवर पर डे ही करें, है ना। अभी जैसे 8 आवर का चल रहा है तो वो 9 आवर पर डे ही काम करें। 1891 जो है सेकेंड फैक्ट्री एक्ट, है ना। स्थानीय शासन का जनक, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्थानीय शासन का जनक हम किसे मानते हैं, तो वो बोलते हैं लॉर्ड रिपन को। चार्ल्स मैटकैफ समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, तो यही जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, चार्ल्स मैटकॉफ ने इसको फ्रीडम दिया कि ये भी अपना जो है पब्लिश कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे ना जो भी अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी एडिटिंग करवाता था तो उसको जेल जाना, उस पर केसेस वगैरह करने, ये बहुत ज़्यादा था, और आप उसके अगेंस्ट भी कुछ प्रूफ भी नहीं दे सकते थे। 1784 में
जो है 1784 में कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई बाय विलियम जोन्स के थ्रू। इसके जो विलियम जोन्स थे, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 में की। ये देखिए जो क्वेश्चन की भी हमने बात की थी, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन, लॉर्ड रिपन एंड इल्बर्ट बिल, है ना, अभी हमने जस्ट इसको पढ़ा है। ये देखिए ईयर 2 टाइम्स भी क्वेश्चन ये आ चुका है, प्री में एंड मेंस में एंड IAS के भी क्वेश्चन में। हमने ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। अब हम ये देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे, जैसे उन्होंने काम किया यहाँ पे, उसका इफ़ेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा क्योंकि पड़ा था। क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है ना, तो अगर आपकी वेल्थ अच्छी है, अगर आपके घर में इनकम सोर्स इनफ है, तो आप अपनी बाकी सारी कंडीशंस जो है ना 1 बाय 1 जो है सॉल्व कर लेंगे। बट अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ही अच्छी नहीं है, तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स ना जैसी हैं वो वैसी ही रहेंगी। तो क्योंकि इन्होंने सबसे पहले, क्योंकि इंडियंस ना बहुत सेल्फ सफिशिएंट वाले थिंकिंग वाले पर्सन थे, मतलब वो आत्मनिर्भर थे, है ना, खुद पे आत्मविश्वास था। लेकिन उन्होंने क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन इंडियंस की ख़राब कर दी, यहीं से हम जो है वो वीक पड़ना स्टार्ट हो गए। तो अब उसका इफ़ेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ा हम वो देखते हैं, ये नोट कर लेंगे। ब्रिटिशर्स का जो गेम है वो यहीं से समझ जाएंगे। देखिए उन्होंने कैसे हमें कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, कैसे मतलब कैसे कैसे शोषण करने का तरीका उन्होंने ढूंढा। सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने ट्रेड यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ की जो कच्चे रॉ मटेरियल्स होते थे उसको ब्रिटेन ले जाते थे, और ब्रिटेन से उसको प्रोसेस करके, है ना, उसको इंडिया में 3rd to 4th टाइम ज़्यादा प्रॉफिट लेते थे। ठीक, एक तो पहला एक्सप्लॉइटेशन ऐसा हुआ। सेकंड, इन्होंने क्या किया, कॉलोनियल सिस्टम में होम चार्जेस का तरीका, मतलब अब गृह शुल्क कैसे कैसे ले रहे हैं वो देखिएगा। इंग्लैंड में जो सेक्रेटरी था, हमने बताया ना कि भारत की तरफ से इंग्लैंड में सेक्रेटरी होता था जो हमारी बातें रखता था, उसके द्वारा जितना भी एक्सपेंसेस वहाँ किया जा रहा है वो इंडिया से लेना। डेट मतलब जो भी कर्जा दिया जा रहा है वो लेना। रेलवे पे जो आप डलहौजी ने जो रेलवे 1853 में जो इस्टेब्लिश किया, उन सब पे जितना भी एक्सपेंस हो रहा था उसका ब्याज लेना। मतलब एक तो एक खर्च भी लेना, उस पे से ब्याज भी इंडिया से ही लेना। सैनिक असैनिक लागत, मतलब आर्मी से रिलेटेड कोई भी वर्क होगा सारा जो है होम चार्जेज होगा, मतलब इंडिया पे डिपेंड होगा। यूरोपियन ऑफिसर्स पेंशन, अब जो भी यहाँ पे वर्क करके जा रहे हैं, अगर वो अपने टाइम पीरियड से फिर अगर रिटायर हो गए हैं वो, क्योंकि ब्रिटेन जा चुके हैं, तो उनका जो भी है पेंशन वो इंडियंस देंगे। फॉरेन टेरिटरी ऑफ में लगा व्यय, फॉरेन टेरिटरी मतलब इंडिया के बाहर भी अगर ब्रिटिशर्स आर्मी कहीं भी वॉर वगैरह करती है, बैटल करती है, उस पर भी जो एक्सपेंसेस आ रहा है वो इंडिया देगी। इम्पोर्ट में जीरो टैरिफ, मतलब जो हमारा ही रॉ मटेरियल ले जाके हमें जो प्रोसेस्ड चीज़ें दे रहे हैं, तो इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो ऑलमोस्ट जीरो थी, नाम मत की थी, है ना। लेकिन एक्सपोर्ट, अगर इंडियंस कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें हाई चार्जेस लगाना, मतलब कम्प्लीटली इंडिया को यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब वो उन्होंने कौन कौन सी, अब देखिए क्योंकि हम हमेशा से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी रहे हैं, हमारी 50 मतलब अभी भी 49% जो है पॉपुलेशन जो है वो हमारी एग्रीकल्चर पे, कृषि पे डिपेंड है। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे तो हमारा जो कृषि है, एग्रीकल्चर ही है, वो हमारा बैकबोन था, है ना। अब आप उसको देखना कि उस पर कैसे कैसे चार्जेस लगाएंगे, और उस जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे बैकबोन हैं, उनको कैसे तोड़ा जाता है, उनके कॉन्फिडेंस को कैसे ब्रेक करते हैं। देखते हैं कि इन्होंने कैसे हमारी जो है बैकबोन, मतलब हमारे जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको कैसे तोड़ा। स्थायी बंदोबस्त, है ना, परमानेंट सेटलमेंट जो था वो 1793 में ये किया गया था बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में, ठीक है। इसका जो मेन फोकस था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, है ना, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है, इसका यहाँ मेन एरिया था। इसमें क्या किया गया,
सबसे पहले इसमें एक हेरिडिटरी ओनरशिप कही गई, मतलब इसमें एक नए पद का निर्माण किया गया जिसमें ओनरशिप दी जाती थी ज़मींदार को कि आपको हमें एक फ़िक्स पेमेंट देनी है। इसी फिक्स पेमेंट की वजह से इन लोगों ने क्या किया, एक फिक्स्ड रेवेन्यू डिसाइड कर दिया कि आप हमें इतना पेमेंट करेंगे। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पेमेंट ऑफ पीजेंट्स, अब क्योंकि एक फिक्स्ड रेवेन्यू हो गया तो प्रोडक्शन हो या ना हो उनको फिक्स्ड रेवेन्यू देना था। तो मे बी वो अगर उनका उतना प्रोडक्शन नहीं होता था तो वो कहीं से भी लाए, मतलब मे बी वो उन्होंने अगर लास्ट ईयर का कुछ बचा के रखा है तो वो उनको देना पड़ता था। यहाँ से क्या प्रॉब्लम हुई, इनकी खुद खाने की जो है, खाने के लिए जो भी था वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीजेंट्स, एक्सप्लॉइटेंट, अब शोषण ही हो रहा है ना, कि प्रोडक्शन हो या ना हो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऑक्शन फॉर नॉन पेमेंट, अच्छा क्योंकि कहीं ये भी ऑनरशिप लेके ऐसा ना हो कि ये हमारे साथ गेम खेलने लग जाए, हमें दे या ना दे, तो उन्होंने फ़िक्स कर दिया अगर आपने ये फ़िक्स रेवेन्यू हमें नहीं दिया तो जो ऑनरशिप है वो आपकी चली जाएगी, उसका ऑक्शन कर दिया जाएगा। मतलब कि ऑक्शन किया जाएगा कि इस लैंड एरिया को ये ज़िम्मेदार कोई नहीं संभालेगा, अगर कोई हमें उतना ही पेमेंट कर सके तो फिर कोई और भी इस चीज़ को ले सकता है ना। तो यहाँ से इन्होंने ऑक्शन स्टार्ट कर दिया। इसमें मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में जितने पार्ट में रूल कर रहे थे उसका 19% जो है वो इसी में कवर हो जाता था, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या किया गया कि जो फिक्स्ड रेवेन्यू था वो जो हमें भूमि का जो लगान था, जो कंपनी को कितना देना था वो 10/11 देना था, है ना। और जो ऑनरशिप जिनकी होती थी वो 1/11 रखते थे, अपनी सेवा के लिए रखते थे। तो अब आप सोचिए कि मतलब अगर इतना प्रोडक्शन वो दे रहे हैं, हमारे जो पीजेंट्स हमारे कृषक हैं, तो वो अब खुद की कंडीशन कैसे अच्छी रखेंगे। तो वो पहले खाने के लिए ही उनके पास अवेलेबल हो जाए उतना ही बहुत था। इकोनॉमी मतलब उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन वो अच्छी है या नहीं वो तो बाद में मैटर करता है। स्थाई बंदोबस्त जो थी, है ना, सेटलमेंट वाले में, इस स्टेबल सेटलमेंट में जो थी उसमें उनको ऐसा धीरे धीरे ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में तो रेवेन्यू उन्हें इनफ मिला ऑनरशिप से जो ज़मींदार थे, बट उन्हें धीरे धीरे कंपनी को डाउट होने लगा। उन्होंने लगा अगर हम डायरेक्ट अगर इसका रेवेन्यू लेंगे तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इससे हमारे जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उन्हें और ज़्यादा दिक्कत हुई। यहीं से जो है ना वो जो लैंड ऑनर्स होते थे, जो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, जो ब्याज देते थे ना, लैंड बेयर्स जो थे, उनका जो था यहाँ से जो एक ऑरा था वो बढ़ चुका था, है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रेड के थ्रू, है ना। इसमें क्या था, अब ये डायरेक्ट रेवेन्यूज़ कलेक्शन होने लग गया था। इसमें जो है जो ऑनरशिप अभी तक दी जाती थी ज़मींदार को वो हटा दी गई थी। पीजेंट ऑनरशिप, जो लैंड का जो ऑनर था ना, जो लैंड का मेन हेड था, वही उसी की ऑनरशिप हो गई। हाई टैक्सेस, इसमें टैक्सेस और बढ़ा दिए गए। 50% फॉर लैंड, ड्राई लैंड, मतलब जो सूखा एरिया था वहाँ के लिए 50% कर दिया गया, और जो वहाँ पे पर्याप्त पानी था वहाँ के लिए 60% कर दिया गया। कैश पेमेंट, अब कैश पेमेंट के लिए जो हमारे पीजेंट्स थे वो इतने तो सफिशिएंट कैश रखते नहीं थे, वो तो किसान थे, मतलब अगर वो कहीं बेचेंगे तब जाके उन्हें मिलेगा, बट हो या ना हो क्योंकि ये फिक्स रेवेन्यू था, है ना। तो वो जाके कर्जदारों से, क्रेडिटर्स से जो है कर्ज लेते थे, और जो कर्जदार थे, जो क्रेडिटर्स जो उन्हें पैसे देते थे, वो हाई टैक्सेस पे किसानों को कैश देते थे। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रैप में फंसते चले गए, मतलब जो ज़मींदार थे वो शोषण करते थे ज़्यादा लेके, बट यहाँ से क्या हो गया, एक टैक्स जो क्रेडिटर थे वो उनका ट्रैप बनने लग गया, वो हाई टैक्सेस में उनको कैश देते थे। एविक्शन फॉर नॉन पेमेंट, और अगर किसी ने एक टाइम लिमिट में कैश पेमेंट नहीं किया तो उन्हीं के लैंड एरिया से एविक्शन कर दिया जाता था, मतलब उन्हीं के लैंड से हटा दिया जाता था, उनकी ऑनरशिप हटा दी जाती थी। जो ये फर्स्ट टाइम किया गया था वो तमिलनाडु के बारामहल डिस्ट्रिक्ट से हुआ था, बट उसके बाद फिर मद्रास, है ना, मद्रास हो गया, बम्बई का कुछ पार्ट हो गया, वेस्ट बंगाल का कुछ, ईस्ट बंगाल का कुछ हो गया, असम में, कुर्ग में, है ना, ये एरिया इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट में आए।
जैसे बात किया स्थायी बंदोबस्त है ना, सेटलमेंट, और फिर हमने बात किया रैयतवाड़ी। उसी तरीके से था एक महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी सिस्टम में एक में था कि जागीरदारों को रखा गया ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट करें, दूसरे में जो हमारे पीजेंट्स थे मतलब कृषक थे उन्हीं को रेवेन्यू जो कलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबल किया गया और कैश के थ्रू, है ना। थर्ड था महालवाड़ी पद्धति, महालवाड़ी सिस्टम, जिसमें जागीर को एक पार्ट बना दिया गया, उससे रिलेटेड लोगों से रेवेन्यू कलेक्शन किया गया, और अगर कोई लैंड एरिया नहीं दे पा रहा है तो उसके बाकी लोग उस चीज़ लैंड को के थ्रू कलेक्शन करते थे। ये जनरली यूपी और पंजाब में इम्प्लीमेंट किया गया था। ऑलमोस्ट इंडिया का 30% जो है वो महालवाड़ी पद्धति, महालवाड़ी सिस्टम में आ चुका था। ठीक है, यहीं से क्लियरली दिख रहा था कि इनका जो एक मेन पर्पस था वो इंडिया को कहीं से भी प्रॉफिट देना नहीं था, उनका सिर्फ था ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब जितनी ज़्यादा धन संपत्ति है इंडिया की उसको किसी भी थ्रू इंग्लैंड ले जाना, है ना। तो यहीं से दादा भाई नौरोजी ने टारगेट किया और उन्होंने एक अवेयरनेस लाने की कोशिश करी कि हमें इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये धन संपदा की जो बहिर्गमन कर रहे हैं, मतलब इंडिया में कुछ भी ला नहीं रहे हैं। इसका मेन टारगेट था कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करना महंगे से महंगे वे में, और एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उसका बिल्कुल भी रिटर्न उनको ना मिलना, प्रॉफिट ना मिलना। भारत धन संपत्ति का बहिर्गमन, है ना, भारत धन संपत्ति का बहिर्गमन। तो इन्होंने बुक्स के थ्रू अपने बताई कि कैसे इंडिया को ये ट्रैप में फंसा रहे हैं। तो उसमें था एक इंग्लैंड डेट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी, ये भी नोट कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन पेपर में काफ़ी आता है। और यहीं से ये बात स्टार्ट हो गई थी कि कैसे इंग्लैंडियन जो है वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और हमारे वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं, और हम कुछ भी इसके अगेंस्ट में नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से ये धीरे धीरे रिवॉल्यूशन, अब आप किसी भी पीजेंट्स को किसी एक एरिया में परेशान करेंगे, ऐसे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमर्स, अर्थशास्त्री, मतलब जिन्होंने अर्थशास्त्र अच्छे से पढ़ा था, उन्होंने बताना स्टार्ट किया। इसी में रमेश चंद्र दत्त का भी आता है जिन्होंने बुक्स लिखी थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। मतलब ये था कि ये मत बताया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है, मतलब जो भी हमारी रेवेन्यू है उसका 50% से ज़्यादा तो इंडिया से बाहर चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है। फिर कांग्रेस, जो उस टाइम पे कांग्रेस जो है वो मीटिंग्स और कर रही थी ताकि हम अपने इंडिया को एक दिशा दे सके, डायरेक्शन दे सके। उसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में कलकत्ता अधिवेशन समिट में बहिर्गमन के सिद्धांत, मतलब ड्रेन जो ट्रांसफ़र हो रही थी उससे रिलेटेड बातें स्टार्ट हुई। सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग सत्ता के रहने में ही संभव मानते थे, अतः उन्हें विश्वास नहीं करते थे। मतलब दादा भाई नौरोजी ने जितनी भी सारी चीज़ें बताई, बट जो मुस्लिम थे सर सैयद अहमद खान ने, वो जो है ब्रिटिशर्स के ज़्यादा सपोर्टर थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर ये फॉरेनर, ये विदेशी ब्रिटिशर्स इंडिया में रहेंगे तभी हमारा जो है अच्छा हो सकता है, इसलिए इन्होंने इसके अगेंस्ट में जो है आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। दादा भाई नौरोजी ने अब इस बात को, ताकि हम लंदन में अपनी बातें रख सकें, हमारे साथ जो जो भी, जैसे कि क्या हुआ, जो जितने कॉलोनियल सिस्टम के पहले जो कंपनीज लॉ वगैरह चल रहे थे तो उससे हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसके अगेंस्ट में कॉलोनियल ने अपने हाथ हैंड ओवर किया शासन, ताकि वो थोड़ा इंडिया को सपोर्ट में आए। इसी चीज़ को दादा भाई नौरोजी ने सोचा कि हम शायद वहाँ पे अगर इसका ऐड करते हैं तो हमारे लिए कुछ और अच्छा होगा। तो उन्होंने 1865 में WC बनर्जी के साथ जो है लंदन इंडिया सोसाइटी इस्टेब्लिश करी, है ना, ताकि हम इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है उससे बता सकें। अब 1857 का रिवॉल्यूशन है ना, वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसके लिए स्पेशल एक क्लास चाहिए। तो मैंने सोचा कि अभी हम जो है एजुकेशन डेवलपमेंट इन मॉडर्न इंडिया, मतलब आधुनिक भारत में जो शिक्षा का विकास हुआ उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं, ताकि फास्ट हमारा जो रिवीजन हो, है ना। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा इस्टेब्लिश किया ताकि जो मुस्लिम हैं वो अपनी कुल मुस्लिम, फ़ारसी और अरब में जो भी लॉस है वो पढ़ा सकें। 1791 में जोनाथन डंकल की हेल्प से बनारस में जो है संस्कृत कॉलेज स्टार्ट किया गया।
माइकल मधुसूदन फर्स्ट है जो पेरिस रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की मेंबरशिप जिन्हें मिली थी। एंड वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, है ना। अब हम क्योंकि इम्पॉर्टेंट हमें फास्ट करना होगा रिवीजन यूपीपीसीएस के लिए। ओके फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।